सिर्फ 4 महीनों के भीतर ना भारतीय शेयर बाजार से लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपए अचानक गायब हो गए हैं। और ये आंकड़ा सच में डराने वाला है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस भारी तबाही का असली कारण मुंबई या दिल्ली के किसी बोर्ड रूम में नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की लहरों के बीच छुपा है। देखिए, ये ना एक ऐसा आंकड़ा है जो किसी भी मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव को हिलाने के लिए काफी है। और जब हम इसके पीछे के कारणों की परत खोलते हैं तो अर्थशास्त्र और वैश्विक राजनीति का एक बहुत ही जटिल और खतरनाक जाल सामने आता है। तो चलिए आज इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर भारतीय रुपए में इतनी भयानक गिरावट क्यों आ रही है। हाँ, और ये पूरी अर्थव्यवस्था को किस तरह से अपनी चपेट में ले रहा है। बिल्कुल। इस गहन विश्लेषण के लिए हमने कुछ बेहद महत्वपूर्ण स्रोतों को आधार बनाया है। इनमें भारत के वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा शामिल है और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड यानी NSDL के ताज़ा डेटा और पश्चिम एशिया के भू राजनीतिक संकट से जुड़ी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी हैं। इन सभी स्रोतों को जब हम एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक बहुत ही स्पष्ट और थोड़ी डराने वाली तस्वीर उभर कर सामने आती है। सही कहा। मतलब ये सिर्फ शेयर बाजार के उतार चढ़ाव की कहानी नहीं है, ये एक बड़े वैश्विक बदलाव का संकेत है। हाँ, और आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी बात स्पष्ट करना चाहूंगा। बताइए। हमारे स्रोतों में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे कड़े राजनीतिक तनाव का जिक्र है, तो हम इस चर्चा में जो भी बात करेंगे वो पूरी तरह से आर्थिक डेटा और बाजार के रुझानों पर आधारित होगी। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य किसी राजनीतिक पक्ष, देश या विचारधारा का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि इन घटनाओं का बाजारों पर क्या असर पड़ रहा है। ये नजरिया बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बात अर्थशास्त्र की होती है ना, तो नीतियां और भावनाएं पीछे छूट जाती हैं और असली खेल सिर्फ संख्याओं और पूंजी के प्रवाह का रह जाता है। तो चलिए सीधे उन संख्याओं पर ही आते हैं जिन्होंने आजकल वित्तीय बाजारों की नींद उड़ा रखी है। हाँ, वो NSDL वाला डेटा। बिल्कुल। NSDL का जो डेटा सामने आया है वो वाकई रोंगटे खड़े करने वाला है। सिर्फ अप्रैल 2026 तक विदेशी निवेशकों ने, जिन्हें हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या FII कहते हैं, उन्होंने भारतीय शेयर बाजार से 60,847 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। बाप रे। और देखिए, ये आंकड़ा तो सिर्फ एक महीने का है। अगर हम इस पूरे साल की शुरुआत से देखें, मतलब जनवरी से अप्रैल 2026 तक, तो कुल 1.9 लाख करोड़ रुपए भारतीय इक्विटी बाजार से बाहर जा चुके हैं। ओह, 1.9 लाख करोड़। हाँ, ये पिछले 2 वर्षों से चल रहे कैपिटल आउटफ्लो का सबसे आक्रामक और तेज चरण है। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसे तो समझना भी मुश्किल लगता है। और इसी भारी पलायन का सीधा नतीजा ये हुआ है कि रुपया गिरकर 95 रुपए प्रति डॉलर के ऐतिहासिक निचले स्तर को छू गया है। जो कि बहुत बड़ी गिरावट है। बिल्कुल। सिर्फ इन 4 महीनों में ही रुपये में 5.5% की गिरावट आई है। इस स्थिति को देखकर ना मुझे एक रूपक याद आता है। अच्छा, क्या? इसे एक रिसती हुई बाल्टी की तरह देखिए। मतलब बाल्टी से जितना पानी या कह लें मूल्य रिसता है, बाहर खड़ा कोई भी निवेशक उसमें नया पानी डालने से कतराता है। हाँ, स्वाभाविक है। बल्कि जो पानी अंदर है उसे भी लोग घबराकर बाहर निकालने लगते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि विदेशी निवेशकों की इस मानसिकता का असली कारण क्या है? देखिए, इसके लिए ना वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा में एक बहुत ही सटीक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सेल्फ रीइंफोर्सिंग डायनामिक्स। अच्छा, ये क्या होता है? मैं समझाती हूँ। इसे इस तरह समझिए कि विदेशी निवेशक केवल इस बात से मतलब नहीं रखते कि भारतीय बाजार में उनके शेयर का दाम कितना बढ़ा। उनका सारा हिसाब किताब डॉलर में होता है। सही बात है। तो जब रुपया कमजोर होता है तो उन्हें डॉलर के संदर्भ में कम रिटर्न मिलता है। एक मिनट, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। अगर थोड़ा शैतान का वकील बनकर सोचें तो। हाँ, पूछे। अर्थशास्त्र की किताबों में तो हमने हमेशा यही पढ़ा है कि जब किसी देश की मुद्रा कमजोर होती है तो उसके निर्यात यानी एक्सपोर्ट्स को फायदा होता है। हमारा सामान दुनिया के लिए सस्ता हो जाता है ना? तो फिर इस बार बाजार में इतनी घबराहट क्यों है? क्या ये अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्सों के लिए अच्छा नहीं होना चाहिए? ये बहुत ही शानदार सवाल है और यहीं पर व्यापार और कैपिटल मार्केट के बीच का अंतर समझना जरूरी हो जाता है। अच्छा। ये सच है कि कमजोर रुपया निर्यातकों के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि उन्हें विदेशों से मिलने वाले डॉलर के बदले ज्यादा रुपए मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हम यहाँ विदेशी संस्थागत निवेशकों की बात कर रहे हैं। उनका पैसा कारखानों या लंबी अवधि के निर्यात सौदों में नहीं लगा है,
उनका पैसा शेयर बाजार में है। जो कि बहुत लिक्विड होता है, मतलब वे जब चाहें अपना पैसा निकाल कर भाग सकते हैं। बिल्कुल सही। मान लीजिए एक विदेशी निवेशक ने जब निवेश किया था तब $1 80 का था। उसने 800 रुपए लगाए, यानी $10 का निवेश किया। अब शेयर बाजार में उसका निवेश 10% बढ़कर 880 रुपए हो गया। तो उसे खुश होना चाहिए, है ना? उसे तो खुश होना चाहिए, लेकिन जब वो अपना मुनाफा निकाल कर वापस ले जाना चाहता है तो उसे पता चलता है कि रुपया गिरकर 95 प्रति डॉलर हो गया है। अब 880 रुपए को डॉलर में बदलने पर उसे $10 से भी कम मिलेंगे। उसका सारा मुनाफा तो मुद्रा की एक्सचेंज रेट के अंतर में ही स्वाहा हो गया। बाप रे। तो मतलब शेयर बाजार में मुनाफा कमाने के बावजूद जब वे उस पैसे को अपने घर ले जाने के लिए डॉलर में बदलते हैं तो वो घाटे में आ जाते हैं। सही कहा। और इसी डर से वे घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर रुपया 96 या 97 तक गिर गया तो उनका मूल निवेश भी खतरे में पड़ जाएगा। समझ रहा हूँ। इसलिए वे तेजी से अपना पैसा निकालने लगते हैं। अब देखिए चक्र कैसे काम करता है। वे भारी मात्रा में अपने शेयर बेचकर रुपया इकट्ठा करते हैं। अच्छा। फिर बाजार से उस रुपया के बदले डॉलर खरीदते हैं। इससे बाजार में डॉलर की मांग अचानक बहुत बढ़ जाती है और रुपया की भारी बिक्री होती है। और अर्थशास्त्र का तो सीधा सा नियम है, जिस चीज की बिक्री ज्यादा होगी उसकी कीमत गिरेगी और जिसकी मांग ज्यादा होगी वो महंगा होगा। बिल्कुल। उनका ये कदम रुपये को और नीचे धकेलता है। रुपया और गिरता है तो बचे हुए निवेशक भी घबरा जाते हैं और वे भी बेचने लगते हैं। हाँ, यही है वो सेल्फ रीइंफोर्सिंग डायनामिक्स या दुष्चक्र जो खुद अपनी ही गति से और भयानक होता चला जाता है। तो अगर हमारे घरेलू बाजार से लगातार डॉलर रीस रहा है तो हमें ये पूछना होगा कि आखिर ये नल बंद किसने किया है। सही सवाल है। क्योंकि इस चक्र की शुरुआत केवल हमारे घरेलू कारणों से नहीं हुई है, इसका तार सीधे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जुड़ा है। तो चलिए अब पश्चिम एशिया की तरफ चलते हैं। हाँ, क्योंकि वही वो ग्लोबल कैटलिस्ट है जिसने इस आग को भड़काया है। बिल्कुल। इस वक्त पूरी दुनिया के वित्तीय बाजारों की नजरें होर्मुज जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और ओमान की खाड़ी पर टिकी हैं। और ये कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया के तेल व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण जीवन रेखा है। हाँ, और स्रोतों के अनुसार न तनाव एक विस्फोटक स्तर पर पहुंच चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जुड़े जहाजों पर कड़ी नाकेबंदी कर दी है। दूसरी तरफ ईरान ने भी होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपनी सैन्य पकड़ मजबूत कर रखी है। और दोनों देशों के नेतृत्व के बयान इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये मामला आसानी से सुलझने वाला नहीं है। बिल्कुल। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और सर्वोच्च नेता खामेनेई ने बहुत स्पष्ट रूप से ऐलान किया है कि वे अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमताओं से कोई समझौता नहीं करेंगे। उनके लिए ये एक राष्ट्रीय पहचान और सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है। बिल्कुल। और वहीं अमेरिका का रुख भी उतना ही आक्रामक है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि वे तब तक ये नाकेबंदी नहीं हटाएंगे जब तक उन्हें परमाणु मुद्दे पर ईरान से कोई नया और ठोस समझौता नहीं मिल जाता। तो ये एक ऐसा शतरंज का खेल बन गया है जहां कोई भी खिलाड़ी अपना मोहरा पीछे हटाने को तैयार नहीं है और बाजार को यह अनिश्चितता बिल्कुल पसंद नहीं आती। बिल्कुल नहीं आती। जैसे ही इस अहम रास्ते से तेल की आपूर्ति रुकने का डर पैदा हुआ, बाजार में खलबली मच गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें रातों रात 7% से अधिक उछल गईं। 7%? हाँ, ये छलांग लगाकर जून डिलीवरी के लिए $126.41 प्रति बैरल के 4 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। अब यह मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। अमेरिका और ईरान के बीच की इस राजनीतिक रस्साकशी का सीधा असर भारत के बाजारों पर कैसे पड़ रहा है? मतलब दो देश मीलों दूर आपस में भिड़ रहे हैं और हमारे रुपए का दम घुट रहा है। इसके पीछे का असली मैकेनिज्म क्या है? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह से बाहरी दुनिया पर निर्भर है। हम अपनी जरूरत का लगभग 80 से 85% तेल आयात करते हैं, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का सारा व्यापार डॉलर में होता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर होर्मुज में इतना तनाव है और वहां से तेल लाना मुश्किल हो रहा है, तो क्या भारत किसी और रास्ते से या किसी और देश से तेल नहीं खरीद सकता? हम इस एक रास्ते पर इतने निर्भर क्यों हैं? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। पर देखिए, समस्या सिर्फ फिजिकल सप्लाई की नहीं है, समस्या प्राइसिंग की है, यानी कीमत निर्धारण की। अच्छा, वो कैसे? दुनिया के किसी भी कोने से तेल निकले, उसकी कीमत तय करने के लिए ब्रेंट क्रूड को ही एक ग्लोबल बेंचमार्क माना जाता है। जब होर्मुज के तनाव के कारण ब्रेंट क्रूड $126 के पार जाता है,
तो पूरी दुनिया में तेल महंगा हो जाता है, चाहे आप उसे कहीं से भी खरीदें। ओह, समझ गया। और भारत के तेल आयातकों को बाजार से भारी मात्रा में रुपया देकर डॉलर खरीदना पड़ता है ताकि वे ये भारी भरकम बिल चुका सकें। तो ये तो एक दोहरी मार हो गई। एक तरफ हमारे तेल आयातकों को बाजार से रोजाना अरबों डॉलर उठाने पड़ रहे हैं क्योंकि तेल महंगा हो गया है। हाँ, और दूसरी तरफ, जैसा कि हमने पहले बात की, विदेशी निवेशक भी घबराकर अपना पैसा डॉलर में बदलकर बाहर ले जा रहे हैं। बिल्कुल, दोनों ही धड़े एक साथ डॉलर की भारी मांग कर रहे हैं। बाजार में डॉलर की कमी हो गई है और रुपए की बाढ़ आ गई है। और इसी स्ट्रक्चरल डेफिसिट के कारण रुपया इतनी तेजी से गिर रहा है। कोटक सिक्योरिटीज की रिपोर्ट इस पूरी स्थिति पर एक बहुत ही गंभीर चेतावनी देती है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है? उनके विश्लेषण के अनुसार अगर हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य बंद रहता है और तेल की कीमतें ऐसे ही ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं तो ये कैपिटल आउटफ्लो नहीं रुकेगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो रुपया 96 या 97 प्रति डॉलर तक भी गिर सकता है। बाप रे। हाँ, जब तक तेल की कीमतों में कोई भारी और स्थायी गिरावट नहीं आती, रुपए का 94.8 के स्तर से मजबूत होना लगभग असंभव है। 96 या 97 रुपए प्रति डॉलर, ये तो अर्थव्यवस्था के लिए एक भयानक स्तर है। बहुत भयानक। क्योंकि अगर तेल महंगा होगा तो माल ढुलाई महंगी होगी, फैक्ट्रियों में उत्पादन की लागत बढ़ेगी और अंततः हर एक चीज महंगी हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा। लेकिन इस वैश्विक झटके का असर सिर्फ शेयर बाजार के चार्ट्स या पेट्रोल पंप के मीटर तक सीमित नहीं है। इसका सबसे भयानक असर वहां हो रहा है जहां हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं। हाँ, भारत के अलग अलग राज्यों के बजट पर। बिल्कुल, ये इस चर्चा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। हम अक्सर अर्थशास्त्र को सिर्फ नेशनल लेवल पर देखते हैं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के असली काम तो राज्यों के स्तर पर ही होते हैं ना। हाँ, और वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट ने इसे लेकर एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि जो राज्य भारी रेवेन्यू डेफिसिट और कर्ज के बोझ तले दबे हैं, उन्हें इस वैश्विक आर्थिक झटके का सामना करने में सबसे ज्यादा परेशानी होगी। देखिए, राजस्व घाटे या रेवेन्यू डेफिसिट का सीधा मतलब है कि राज्य सरकार की नियमित आमदनी, जैसे कि करों से मिलने वाला पैसा, उसके नियमित खर्चों से कम है। नियमित खर्च मतलब? जैसे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और जो विभिन्न सब्सिडी दी जाती हैं, सरकार को अपने रोजमर्रा के खर्च चलाने के लिए ही बाजार से उधार लेना पड़ रहा है। और रिपोर्ट में कुछ राज्यों को विशेष रूप से खतरे की श्रेणी में रखा गया है। उदाहरण के लिए पंजाब, जिसका अनुमानित राजस्व घाटा उसके जीएसडीपी का -2.2% है। बहुत ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश -2.4% पर है और केरल -2.1% पर है। इन राज्यों के पास इस तरह के अचानक आए संकट का सामना करने के लिए ना कोई फाइनेंशियल कुशन या वित्तीय गुंजाइश नहीं है। इस स्थिति को हम एक घरेलू बजट के रूपक से आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा, कैसे? मान लीजिए एक परिवार है जिस पर पहले से ही क्रेडिट कार्ड का बहुत सारा कर्ज है। उनकी हर महीने की आमदनी उनकी किश्तों और रोजमर्रा के खर्चों से कम है। हाँ, ये हुआ उनका रेवेन्यू डेफिसिट। अब अचानक परिवार के किसी सदस्य पर कोई बड़ा मेडिकल बिल आ जाता है, जो कि इस मामले में हमारा वैश्विक महंगाई या तेल का अचानक आया झटका है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। ऐसी सिचुएशन में उस परिवार की हालत क्या होगी? वे पूरी तरह से टूट जाएंगे। या तो उन्हें अपने जरूरी खर्चों जैसे राशन या बच्चों की शिक्षा में भारी कटौती करनी पड़ेगी, या फिर बहुत भारी ब्याज दर पर और अधिक कर्ज लेना पड़ेगा। और फिर वे हमेशा के लिए कर्ज के जाल में फंस जाएंगे। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो राज्यों के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि जो राज्य राजकोषीय वित्त पोषण के स्वर्ण नियम को बनाए रखने में असमर्थ रहे हैं, उनके पास संकट का सामना करने की आजादी बहुत कम रह जाती है। ये स्वर्ण नियम क्या है? शून्य राजस्व घाटा, यानी उधार लिया गया पैसा केवल नए निर्माण के लिए होना चाहिए, रोजमर्रा के खर्च के लिए बिल्कुल नहीं। और जब बाहर से ये तेल का झटका आता है तो राज्यों के लिए सब कुछ महंगा हो जाता है, उनके प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ जाती है। बिल्कुल। अब इन तनावग्रस्त राज्यों के पास क्या विकल्प बचते हैं? उन्हें अपने खर्चों की रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है। मतलब कटौती करनी पड़ती है। हाँ, इसका सीधा मतलब है कि नए स्कूल, अस्पताल या सड़क बनाने के बजट में कटौती करना। इससे राज्य का विकास धीमा हो जाता है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी है। तो क्या इसका मतलब यह है कि ये सभी राज्य बस एक बड़े झटके के इंतजार में बैठे हैं? क्या कोई भी सुरक्षित नहीं है? नहीं, सारे राज्य एक ही नाव में नहीं है। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही दिलचस्प और सकारात्मक उदाहरण दिया गया है उड़ीसा का। ओ, उड़ीसा। हाँ,
ओडिशा एक ऐसा राज्य है जो इस तूफान के बीच भी वित्तीय रूप से बहुत बेहतर स्थिति में खड़ा है। उनका अनुमानित राजस्व अधिशेष यानी रेवेन्यू सरप्लस 3% है। मतलब वे अपने नियमित खर्चों से 3% ज्यादा कमा रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट ये भी कहती है कि उनका राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट 3.5% है, जो निर्धारित सीमा से थोड़ा अधिक है। हाँ। थोड़ा इसे गहराई से समझते हैं। ओडिशा ऐसा क्या अलग कर रहा है जो बाकी राज्य नहीं कर पा रहे? अगर उनका राजकोषीय घाटा भी ज्यादा है तो वे बेहतर स्थिति में कैसे हुए? देखिए, यही वो बिंदु है जहां खर्च की गुणवत्ता मायने रखती है। ओडिशा का ये घाटा किसी कमजोरी या रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के कारण नहीं है। अच्छा, ये उनके कैपिटल आउटले या पूंजी परिव्यय का परिणाम है, जो उनके जीएसडीपी का शानदार 6.5% है। पूंजी परिव्यय मतलब कर्ज लेकर सैलरी बांटने के बजाय उस पैसे से बुनियादी ढांचा का निर्माण करना। बिल्कुल सही। वे कर्ज ले रहे हैं, लेकिन उस पैसे से वे नए इंडस्ट्रियल पार्क, बेहतर सड़कें, बंदरगाह और भविष्य की संपत्तियां बना रहे हैं। और ये संपत्तियां आगे चलकर राज्य के लिए नई आमदनी पैदा करेंगी। हाँ, जिन राज्यों का वित्तीय ढांचा इस तरह का होता है ना, वे वैश्विक झटकों को झेलने के लिए कहीं अधिक तैयार होते हैं। अगर अचानक कोई आर्थिक संकट आता भी है तो उनके पास अपनी बुनियादी संरचना मजबूत होने के कारण निवेश को आकर्षित करने और अर्थव्यवस्था को चलाए रखने की ताकत होती है। तो इसका सीधा सा सार ये है कि अगर आपकी बुनियादी नींव मजबूत है तो बाहर का तूफान आपको आसानी से हिला नहीं सकता। एकदम सही। लेकिन अगर आपकी नींव पहले से ही कमजोर है और आप उधार के पैसे से सिर्फ आज का काम चला रहे हैं, तो वैश्विक राजनीति की एक छोटी सी लहर भी आपके राज्य की दीवारें गिराने के लिए काफी होती है। बिल्कुल। भारत का वैश्विक बाजारों से इतनी गहराई से जुड़ने का सीधा अर्थ ये है कि राज्य सरकारों की नीतियां अब वैश्विक झटकों से अछूती नहीं रह गई हैं। बिल्कुल सटीक। हम एक ऐसे युग में हैं जहां वैश्विक और स्थानीय के बीच की रेखा पूरी तरह से धुंधली हो चुकी है। अर्थशास्त्र में कुछ भी अलग थलग नहीं होता है। हर आर्थिक इकाई एक बड़े जटिल जाल का हिस्सा है। तो चलिए, आज हमने जिन भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है उन्हें एक बार समेट लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमने इस गहन चर्चा की शुरुआत की ये समझकर कि कैसे पश्चिमी एशिया, विशेष रूप से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिका और ईरान के बीच एक जबरदस्त भू राजनीतिक गतिरोध पैदा हो गया है। इस गतिरोध ने तेल की आपूर्ति में दहशत पैदा की और कच्चे तेल की कीमतों को $126 प्रति बैरल के पार पहुंचा दिया। और इस महंगे तेल ने भारत जैसी आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर प्रभावित किया। भारत का आयात बिल तेजी से बढ़ा। बिल्कुल। इस अनिश्चितता और डॉलर की भारी मांग के कारण रुपए में जो गिरावट आई, उसने उस सेल्फ रीइंफोर्सिंग डायनामिक्स को जन्म दिया। विदेशी निवेशकों में भारी घबराहट फैली और उन्होंने भारतीय बाजारों से 1.9 लाख करोड़ रुपए बाहर निकाल लिए। और इसी श्रृंखला ने भारतीय रुपए को 95 प्रति डॉलर के ऐतिहासिक निचले स्तर पर धकेल दिया। और अंततः इस अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय झटके का सबसे भारी बोझ उन स्थानीय राज्यों पर पड़ रहा है जो पहले से ही अपने रेवेन्यू डेफिसिट को संभालने में जूझ रहे हैं। सही कहा। ये देखना सच में अद्भुत है कि कैसे समुद्र में होने वाली एक हलचल भारत के किसी गांव में बन रहे एक स्कूल के बजट को रोक सकती है। ये ग्लोबल इंटीग्रेशन की कीमत है। इसके अपने फायदे हैं, लेकिन इसके जोखिम भी उतने ही वास्तविक और खतरनाक है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम इस विस्तृत विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। लेकिन हम इस चर्चा को यहीं खत्म नहीं करना चाहते। हम एक ऐसा सवाल छोड़कर जाना चाहते हैं जो आज के समय में नीति निर्माताओं से लेकर आम जनता तक सभी के लिए विचारणीय है। हाँ, बताइए। जब वैश्विक वित्तीय बाजारों से भारत का जुड़ाव इतना गहरा हो चुका है कि हजारों किलोमीटर दूर होने वाला एक भू राजनीतिक विवाद सीधे तौर पर किसी भारतीय राज्य के स्थानीय विकास कार्यों को रोक सकता है, तो क्या अब समय आ गया है कि हमारी स्थानीय राज्य सरकारें अपना वार्षिक बजट बनाते समय केवल राष्ट्रीय नीतियों पर निर्भर रहने के बजाय वैश्विक भू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी बाजार के झटकों को भी अपनी योजना का हिस्सा बनाएं? ये आज के समय का सबसे प्रासंगिक सवाल है। ये सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदलने की मांग करता है। इस पर विचार जरूर होना चाहिए। ज्ञान और विश्लेषण के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कि कैसे दुनिया के बाजार बदलते हैं, क्योंकि अंततः वे सीधे तौर पर आम आदमी के बजट और जीवन को दिशा देते हैं।